अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है उमैरा अहमद की नावल आब हयात की अगली किस्त। इस एक साल में सालार सिकंदर की ज़िंदगी में 3 बड़े वाक़यात हुए थे और तीनों ने इसकी ज़िंदगी पर बहुत गहरे नकूश छोड़े थे, गहरे और हमेशा रह जाने वाले। और ये कहना गलत नहीं था कि इन वाक़यात ने एक बार फिर उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। चुन्नी गुलाम फरीद भी इसकी ज़िंदगी की और इसकी आखिरी और चौथी औलाद के तौर पर सामने आई थी। इसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा वाक़या, चुन्नी से सालार सिकंदर का गायबाना तारुफ हमेशा बेनाम रहा था। गुलाम फरीद के हवाले से सिकंदर उस्मान से उसे कई बार खबरें मिलती रही थीं। बिल्कुल इसी तरह गांव में कायम इसके स्कूल के जैसे बहुत सारे दूसरे मुलाजमिन के बारे में उसे पता चलता रहता है। सिकंदर उस्मान ने गुलाम फरीद के ज़रिए गांव के मस्जिद के इमाम को पहुंचाई जाने वाली इमदाद के बारे में भी सालार को मुतला कर दिया था, क्योंकि ये इमदाद सालार के कहने पर ही सिकंदर उस्मान ने देनी शुरू की थी। गुलाम फरीद को इस इमदाद में हेर फेर के नतीजे में मुलाजमत से फारिग करने का हुक्म भी सालार ही का था। बददियानती और बेईमानी उसके लिए कतई नाकाबिल बर्दाश्त थी, और ये मामला इसलिए ज़्यादा संगीन और ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त हो गया था कि जिस रकम में हेर फेर किया गया था वो मस्जिद के लिए दी गई थी, और मस्जिद की रकम में बददियानती करने वाले शख्स को किसी भी रियायत का वो मुस्तहिक नहीं समझता था। सिकंदर उस्मान भी गुलाम फरीद को दी जाने वाली इस सज़ा के हक़ में थे, इसलिए उन्होंने सालार सिकंदर की हिदायत पर पूरी तरह अमल दरामद किया था। गुलाम फरीद के हाथों एक बच्ची के सिवा अपने पूरे ख़ानदान का कत्ल सिकंदर उस्मान को बुरी तरह हिला कर गया था। इस दिल खराश वाक़े को मीडिया ने बहुत उछाला था। गुलाम फरीद से पूछे जाने वाले सवालों के जवाबात वो हेडलाइंस की शक्ल में दिखाए और छापे जाते रहे, जो सिर्फ सिकंदर उस्मान नहीं, सालार सिकंदर की नज़रों से भी गुजरे थे। अपनी फैमिली को इस बेरहमी से मार देने वाला शख्स मीडिया को ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार लग रहा था, क्योंकि वो इस हादसे की तौजीहात हर रोज़ बदल देता था। उसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था, इसलिए उसने अपने ख़ानदान को मारा। यह हादसे के फ़ौरन बाद मीडिया की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलने वाली खबरों में नशर हुई थी। ये गैर जिम्मेदार सहाफ़ी ने अपने अंदाज में अपने टीवी पर नशर की थी, और बाकियों ने आंखें बंद करके इसकी तकलीद की थी। डेस्क जर्नलिज्म की एक छोटी सी बददियानती कई सालों के बाद किसी शख्स के गले का फंदा बन जाने वाली थी, ये सहाफ़ी को भी अंदाज़ा नहीं था। जो गुलाम फरीद से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को मिलने और बात करने का इत्तेफाक होता रहा, मुख्तलिफ़ इंकशाफात सामने आते गए। वो पहली खबर छप गई थी। अब इस कत्ल की वजह गुर्बत सामने आई थी। बीवी से लड़ाई झगड़े थे, घर में भूख और बीमारी थी, रिश्तेदारों और कर्ज ख्वाहों के अपने रकम के तकाजे थे, और इन सब से आखिर में स्कूल में एक नौकरी से एक बददियानती पर निकाले जाने वाला और बेघर क्या करता, जो सिकंदर उस्मान और सालार सिकंदर को एहसास जुर्म में मुब्तला किए हुए था। और अब गुलाम फरीद के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि उसकी बच जाने वाली वाहिद औलाद की दीगर देखभाल के अलावा इसकी कफ़ालत की जिम्मेदारी भी उठा लेते, और सालार के कहने पर सिकंदर उस्मान ने ये जिम्मेदारी उठा ली थी। उसके लिए हर महीने माहाना माकूल रकम उसके रिश्तेदार आकर ले जाते थे, और कभी कभार सिकंदर उस्मान के कहने पर वो चुन्नी को लाकर इन्हें दिखा भी जाते थे, ताकि इन्हें तसल्ली रहे कि वो रकम वाकई उस पर खर्च हो रही है, उसकी मुनासिब देखभाल हो रही है और महफूज हाथों में है। ये शायद इसी तरह चलता रहता अगर इस साल सालार अपनी फैमिली के साथ 2 हफ्तों की छुट्टियों पर पाकिस्तान ना आता। वो एक लंबे अरसे बाद उस्मान सिकंदर के बजाय खुद गाँव स्कूल देखने गया था। वहाँ जाके गुलाम फरीद की बेटी का ख्याल आने पर उसको देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, और वो हमेशा की तरह चुन्नी के रिश्तेदारों को स्कूल आने के बजाय स्कूल की इंतज़ामिया के चंद लोगों के साथ सालार खुद अचानक उनके घर पहुँच गया। जिस 1.5 साल की चुन्नी को सालार सिकंदर ने पहली बार देखा, वो उसे देखने में 7-8 माह की बच्ची लग रही थी। बेहद कमज़ोर, दुबली पतली, उसकी सांवली रंगत यरकान जैसी पिलहट लिए हुए थी। उसका जिस्म और चेहरा किसी जल्दी इन्फेक्शन के नतीजे में बड़े बड़े पीप ज़दा फोड़ों से भरा हुआ था, और इसके सियाह बाल धूप और गंदगी में रह रहकर भूरी लटों में तब्दील हो गए थे, जो ना धुलने और कंघी ना होने की वजह से आपस में जुड़े हुए थे। इसके ऊपर की धड़ की फ़्रॉक थी, जो बोसीदगी और खस्तगी को ज़ाहिर कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइज़ से बड़ा होने पर भी ज़ाहिर कर रही थी कि उसका साइज़ अब बड़ा हो गया है। वो इससे पहले भी कोई और इस्तेमाल करता रहा था। इसके होंठों पर पिपड़ियाँ जमी हुई थी, जैसे वो पानी की कमी का जिसमें शिकार होता है। हाथ पैरों के बढ़े हुए और मैल से टेढ़े मेढ़े होते नाखून ये ज़ाहिर कर रहे थे कि उसकी देखभाल कितने अच्छे तरीके से हो रही है। जिस वक्त सालार सिकंदर इसके घर में दाखिल हुए, वो घर के कचरे और सहन में से दाना चुगती मुर्गियों के पास से बैठी थी, और उनके दाने पर गंदगी को बिला तकल्लुफ़ अपने मुँह में डाल रही थी। सालार ने इस बड़े सहन के एक कोने में मुर्गियों के पास बैठी इस बच्ची को गौर से देखा भी नहीं था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि इसकी किफ़ालत के लिए माकूल रकम भेजे जाने के बावजूद वो इस हाल में हो सकती थी। चुन्नी के रिश्तेदार बेहद नर्वस और घबराए हुए थे। वो सालार को अंदर लाए थे और मेहमान खाने में बिठाने की कोशिश कर रहे थे।
सालार को जल्दी थी कि वो सिर्फ एक नज़र बच्ची देखना चाहता था और वापस जाना चाहता था। घर के अंदरूनी दरवाजे में जाने के बजाय ये काम वो इस सहन में खड़े खड़े निपटाना चाहता था। और चुन्नी के रिश्तेदारों की ये बदकिस्मती कि चुन्नी की खुशकिस्मती थी कि वो सहन में वहीं पे मौजूद थी। वो लोग डिस्प्ले और प्रेजेंटेशन के लिए हंगामी बुनियादों पर उसे सजा और संवार भी नहीं सकते थे। ये बस ऐसे ही रहती है, जितनी बार भी कपड़े बदलवा लो ये वही मुर्गियों में जाकर घुस जाती है। हमीदा, अरे ओ हमीदा, ज़रा देख तो सही चुन्नी को, कपड़े बदलवाओ, साहब से मिलना है, घर के मालिक ने बेहद घबराए और शर्मिंदा अंदाज में कहा। ये वो पहला मौका था जब साला ने चुन्नी को बगौर देखा था। वो भी अपना नाम पुकारे जाने पर कुछ खौफजदा अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। हमीदा ने हंगामी बुनियादों पर लपक कर चुन्नी को अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन साला ने रोक दिया। वो जो छुपाना चाहते थे उसे छुपा नहीं पाए थे, इसीलिए तो सालार सिकंदर यहाँ आया था। हमीदा की गोद में उठाई हुई बहती नाक नज़ला ज़दा बच्ची को देखते हुए सालार सिकंदर को अजीब रहम आया था उस पर। वो अफ्रीका के बच्चों को इससे बुरे हालात में देख चुका था, लेकिन इन बच्चों के साथ सालार सिकंदर का कोई एहसास जुर्म नहीं जुड़ा हुआ था। जो चुन्नी को देखते हुए उसे महसूस हुआ था, नहीं नहीं, इसको ना उठाएं, ये बहुत गंदी बच्ची है, ये आपके कपड़े ना ख़राब कर दे, इसको अभी वॉशरूम जाना नहीं आता। हमीदा से पहले इसके मियाँ ने सालार को इस बच्ची को उठाने से रोका था। सालार ने इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बच्ची को उठा लिया था। चुन्नी बड़े आराम से बगैर किसी झिझक के उसके पास आ गई थी। उसने पहली बार सालार सिकंदर जैसे हुलिये वाला कोई शख्स देखा था। सालार ने उसे थपकते हुए पुचकारा था। वो पलके झपकाए बगैर जवाब दिए बगैर उसे सिर्फ चुपके चुपके देखती रही थी। हाँ, बस थोड़ी सी बीमार रहती है, शुरू से ही ऐसी है, डॉक्टर की दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता, अब पीर साहब से दम करा के लाए, उसने ताबीज़ भी दिया है गले में डालने के लिए। हमीदा, वो तो तूने डाला नहीं अभी तक, सालार मियाँ बीवी से अब बच्ची के बारे में पूछ रहा था। वो गड़बड़ाए हुए इसके चेहरे, इसके जिस्म से रिश्तेदारों की वजूहात और इलाज बयान कर रहे थे। सालार सिकंदर को यह एहसास हो गया था कि वो गलत जगह पर थी। उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा था। उसकी किफ़ालत के लिए दी जाने वाली रकम और ये इमदाद उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी। पता नहीं वो कौन सी जहनी रो थी जिसमें उसने चुन्नी को फौरी तौर पे वहाँ से ले जाने और किसी दारुल अमल में दाखिल कराने का फ़ैसला किया था, कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो बच्ची की अच्छी तरह परवरिश कर पाते। बदहवासी और परेशानी के बावजूद उसके रिश्तेदार चुन्नी को नहीं ले जाने देना चाहते थे। उनका माहाना वजीफ़ा जा रहा था, वो पैसे बंद होने जा रहे थे, इसीलिए तो उन्हें सारी फ़िक्र लाहक थी। लेकिन सालार के साथ स्कूल के इंतज़ामिया भी थी, वो कुछ और सिक्योरिटी एहलकार भी थे। वो ज़बानी एहतजाज के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। हैरानकुन बात यह थी कि इस सारे शोर शराबे और एहतजाज में चुन्नी बेहद इत्मीनान और पुरसुकून अंदाज में सालार की गोद में चढ़ी उसका कॉलर पकड़े रही थी। उसके साथ घर से निकलते हुए बेकरार और परेशान नहीं हुई थी, ना ही उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाते हुए उसको कुछ अजीब सा लगा था। इस गांव से इस्लामाबाद वापसी पर सालार अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता रहा था और चुन्नी बराबर वाली सीट पर बैठी दरवाजे के साथ चिपकी हुई बेहद खामोशी और इत्मीनान से पूरा रास्ता बाहर देखती आई थी। अगर वो बेचैन हुई थी तो सिर्फ उस वक्त जब सालार सिकंदर से गाड़ी में बिठाते हुए सेफ्टी बेल्ट बांधने की कोशिश की थी, जो उसके हाथ पाँव मारने पर सालार ने खोल दी थी। उसे उस वक्त हमीन याद आया था। वो भी इस उम्र में इसी तरह सेफ्टी बेल्ट से जान छुड़ाया करता था। सेफ्टी बेल्ट खोल देने पर वो एक बार फिर पुरसुकून हो गई थी। पूरा रास्ता सालार उसे वक्तन देखता रहा था, लेकिन वो इस कदर इत्मीनान से शीशे के बाहर नजर आने वाली सड़क और उस पर गुजरने वाली ट्रैफिक को देखने में मगन थी। उसने एक बार भी पलटकर गाड़ी में मौजूद सालार सिकंदर को देखने की कोशिश नहीं की थी। सालार उसका ये इन्मनाक देखकर बहुत खुश हुआ था, हैरान भी हुआ था। वो सारे रास्ते मुस्कुराता रहा। उसने रास्ते में एक जगह रुक कर उसे जूस का डब्बा और बिस्किट भी लेकर दिए थे, जो वो मिनटों में दोनों चीज़ें खा गई थी, जैसे वो कई दिनों की भूखी हो। इस्लामाबाद आते वक्त गाड़ी के सफ़र के दौरान सालार इस बच्ची की रिहाइश के लिए मुनासिब तरीन जगह के बारे में सोचता रहा। इस वक्त उसके जहन एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि वो उसे खुद पालेगा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर वो सोच भी लेता तो ये काम मोहम्मद से पूछे बगैर नहीं कर सकता था। जो भी मुमकिन तौर पर बातें चुनने के लिए उसके जहन में आ रही थी, वो खुद ही उन्हें मुस्तरद कर रहा था। इस्लामाबाद पहुंचने पर घर के गैराज में उसके बच्चों ने भागते हुए उसका इस्तकबाल किया था। गाड़ी के अंदर चुन्नी को सबसे पहले 3.5 साल हमीन ने देखा था। उसकी आंखें हमेशा की तरह गोल हो गई थी, यूं जैसे उसने जंगल का कोई जानवर देख लिया हो। उसने खिड़की के शीशे से नाक और मुंह चिपकाए हेलो कह के चुन्नी को मुखातिब किया था, जो खिड़की के अंदर वाली साइड के शीशे से चेहरा चिपकाए हुए थी। और हमीन दूसरी तरफ से वो कुछ खाइफ होकर थोड़ा सा पीछे हटी थी। इससे पहले कि हमीन कोई और हरकत करता, सालार गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ आ चुका था। उसने हमीन को हटाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चुन्नी को बाहर निकाल लिया। चुन्नी से आने वाले बदबू के भपके सबसे पहले हमीन ने ही महसूस किए थे। उसने बेख्तियार अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बाप से कहा था, ओ माय गॉड,
शी इज़ सो स्मेली एंड डर्टी एंड अगली। वो बेख्तियार नाक पर हाथ रखकर घूमता हुआ ही कहता गया था, जबकि जिब्रील और अनाया कुछ फासले पे खड़े किसी तबसरे और सवाल के बगैर घर में वापस आने वाले इस मेहमान को देख रहे थे। हमीन, साला ने उसे डांटने वाले अंदाज में पुकारा और घूरा। ओह बट देन दैट्स ओके, मे बी शी लाइक्स टू लिव लाइक दिस। आई मीन सम पीपल लाइक टू बी डिफरेंट। आई लाइक हर हेयर स्टाइल, शी इज़ कूल। हमीन ने हमेशा की तरह बाप की फिटकार के बाद सेकंड्स में अपना बयान बदल दिया था। अपनी बात के आखिर में चुन्नी को सताइशी नज़रों से देखते हुए उसने बाप से कहा था, बाबा आई आल्सो वॉन्ट टू बी हैव हर हेयर स्टाइल लाइक। साला ने उसकी ज़बान की कैंची को नज़रअंदाज कर दिया था। वो एक छोटे साइज़ का खामोश ना होने वाला जिन था जो इस घर के अफराद के इर्द गिर्द हर वक्त मंडराता रहता था और उसके सवालात ख़त्म नहीं होते थे। इन सवालात ने इमामा और सालार की आइडियल वालिदैन बनने की हर ख्वाहिश, खूबी और मालूमात को ख़त्म कर दिया था। आई थिंक शी इज़ गोल्डी लॉक। हमीन की तारीफ़ों का सिलसिला जारी था। वो बाप को जिताकर खुश करना चाहता था कि उसे वो बच्ची अच्छी लगी थी। वो गोल्डी लॉक नहीं है, गंदी है। उसने कई हफ्तों से अपने बाल नहीं धोए, शायद कई महीनों से नहीं धोए। जिब्रील ने उसे टोक कर बताया। वो तीनों अब सालार के पीछे पीछे अंदर जा रहे थे। ऑल राइट, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो कूल नहीं है। जवाब फिर तड़ाक से आया था। जिब्रील बेख्तियार पछताया। उसने इसके तबसरे पर कोई जवाब नहीं देकर सालार के पीछे आने वाली इस बला को अपने पीछे लगा लिया था। अगर मैं कई महीनों तक अपने बाल नहीं धोऊं तो मेरे बाल भी ऐसे ही होंगे। मेरा मतलब है गोल्डन ब्राउन या ऐश ग्रे या मिस्टर डैलो। उसका दिमाग अब कहीं का कहीं पहुंच चुका था। नहीं, जिब्रील ने बेहद सख्त लहजे में फुल स्टॉप लगाया। ओके, हमीन ने बेख्तियार इत्मीनान से कहा, लेकिन मैं अपने बाल डाई तो करा सकता हूँ ना। जिब्रील ने इस बार मुकम्मल तौर पर उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो नहीं चाहता था कि वो बालों के बाद चुन्नी जैसे नाखूनों को भी अपनाने के बारे में सोचना शुरू कर दे। इमामा ने सालार को इस बच्ची को उठाए देखा था। वो तैयबा के साथ उस वक्त चाय पी रही थी और चाय पीना ही भूल गई थी। ये कौन है? बाद में बताऊंगा, पहले तुम इसे नहलाकर कपड़े बदल दो, मैं इसे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। उसने चुन्नी को गोद से उतारते हुए कहा। इमामा कुछ उलझी थी, लेकिन उसे लेकर अंदर चली गई। उसे नहलाने की कोशिश के आगाज़ में ही उसे पता चल गया था कि बच्ची के बालों को काटे बगैर उसे नहलाया नहीं जा सकता। उसके सर में बड़े बड़े फोड़े थे और इन फोड़ों से रिसने वाली पीप उसके बालों को ऑक्टोपस की तरह जकड़े हुए आपस में जोड़ चुकी थी कि अब उनका इस तरह खुलना नामुमकिन था। उसने शेविंग किट में से बड़ी कैंची से चुन्नी के सारे बाल जड़ों से काट दिए थे। अब उसका सर गंजा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो फोड़ों से भरा हुआ था। इमामा को इस बच्ची पर को नहलाते हुए उस पर बहुत तरस आया था और वो बेहद हैरान भी हुई थी। चुन्नी बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसने आम बच्चों की तरह रोना धोना नहीं मचाया था, ना ही अपने बाल कटने पे, ना ही इन फुंसियों और फोड़ों पर हाथ लगने पर किसी तकलीफ़ का इजहार किया था। बेडरूम में जिब्रील और अनाया बाथरूम में जाकर बच्ची की सफाई सुथराई को बजाते खुद जाकर देखने की हमीन की कोशिशों को रोकने में मशगूल थे, जिन्हें इस काम पर इमामा ने तैनात किया था। वो बिलाखिर जब चुन्नी को बिल्कुल नहलाकर साफ़ सुथरा करके हमीन का एक जोड़ा पहनाए बाहर लाई तो उसे देखकर सबसे पहले चीख मारने वाला हमीन ही था। ओह माय गॉड मम्मी, यू हैव मेड हर uglier, horrible, and you have destroyed my most favorite shirt. Oh my God, मम्मा। उसको दोहरा गम था। चुन्नी के बालों के साथ साथ अपनी शर्ट को उसके जिस्म पर देखकर भी उसे महसूस हुआ था। मम्मी, she was girl. You have made her a boy. God will never forgive you for that. इमामा को इसकी बात पर हंसी आई थी। साला ठीक कहता था। वो अजीबोगरीब ही था और चुन्नी इस सारी गुफ्तगू को बिल्कुल खामोशी से सुन रही थी। उसे अपने नए ख़ानदान को देख रही थी। वो इस घर में हमेशा के लिए रहने आई थी, लेकिन इस बात का तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वह मेहमान नहीं थी। और अब इसका क्या करोगे? इमामा ने इसे बेडरूम में सालार और अपने दरमियान पुरसुकून नींद में खराटे लेती चुन्नी को देखते हुए सालार से पूछा, जो बेड की दूसरी तरफ नींद दराज था। वो भी सिर्फ चुन्नी को ही देख रहा था, जो इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर और बेनियाज थी कि वह सब कहाँ है। ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी ने मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उसका पेट भर जाने के बाद उसको खाना खिलाया था और वो बेहद रग़बत से इमामा और हमीन के हाथों से लुक़मे ले लेकर खाती रही थी, ख़ास तौर पे हमीन के हाथों से, जो बहुत ज़िद करके इस कार खैर में शरीक हुआ था। ओह माय गॉड! हमीन ने अपने हाथ में पकड़ा पहला लुक़मा खिलाने पर उसे जैसे खुशी और जोश के आलम में अपने मखसूस अंदाज में चीख मारते हुए नारा लगाया था, मम्मी शी लाइक्स मी। उसने टमाटर की तरह सुर्ख होते इमामा के कानों में वो सरगोशी की थी जो लाउंज में बैठे हर शख्स ने सुन ली थी। 6 फुट दूर बैठे जिब्रील ने उसकी एक किताबी वर किरदानी करते हुए एक लम्हे के लिए नज़रें उठाकर उसे देखा था
और फिर बेहद तहम्मुल से अगला सफ़ा पलटते हुए एक जवाबी सरगोशी की थी, शी इज़ द ओनली हु लाइक्स यू। इमामा ने हमीन के इंकशाफ को इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया था जिस तरह हमीन के जबरील के तबसरे को। वो इस वक्त चीनी को खाना खिलाने में मसरूफ़ थी और ये एक अहम तरीन काम था जो उसे सौंपा गया था। चुन्नी पल के झपकाए बगैर हमीन और इमामा को बारी बारी देखते हुए उन दोनों के हाथ से खाना खा रही थी, बेहद सुकून और इत्मीनान से, जो हैरान कुन था। और वो सुकून और इत्मीनान इसके वजूद से भी छलक रहा था जो नींद में थी और जिसे देखते ही सालार बेहद गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे कुछ देर पहले इमामा को इसके और इसके बाप के हवाले और ख़ानदान के हवाले से पेश आने वाले तमाम वाक़यात और हालात को मैं अपने एहसास जुर्म से आगाह कर दिया था और चुन्नी के लिए इमामा की हमदर्दी और तरस में बेपनाह इजाफा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अहम तरीन सवाल वही था जो इमामा ने पूछा था। मैं इसे किसी ऑर्फन एज में या फिर वेलफेयर होम में लेकर जाऊंगा। जो कुछ भी इसके साथ हुआ है, मुझ पर इतनी जिम्मेदारी तो आती है कि मैं इसकी ज़िंदगी ख़राब होने से बचा दूँ, जो वहाँ होकर रह जाए और जहाँ ये कि इसकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाए। तुम एहसास जुर्म का शिकार हो रहे हो, इसके एतराफ़ के बावजूद इमामा कहे बगैर नहीं रह सकी। हाँ, जो कुछ इसके बाप और इसके ख़ानदान के साथ हुआ उसमें कसूरवार मैं भी हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा कंसर्न दिखा देता तो ये ना होता जो हो गया, सालार उसे देखते हुए कह रहा था। इमामा ने उसका हाथ थपथपाया था। तुम इसे अपने पास रखकर किसी यतीम खाने में दाखिल नहीं करवा सकते, ख़ासतौर पर इस सूरत हाल में जबकि इसके रिश्तेदार मौजूद हैं। कोर्ट ने इन्हें गार्डियनशिप भी दे रखी है, वो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इमामा ने जैसे उसे खबरदार किया था। मुझे परवाह नहीं है, इसका कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। फ़िलहाल मैं इसे अपनी लीगल टीम से मैंने कहा है कि इसके बारे में मुझे एडवाइस करें। कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, इस बच्ची के लिए गार्डियनशिप तब्दील भी की जा सकती है, कोई बेहतर रिश्तेदार भी ढूंढा जा सकता है, फिर किसी वेलफेयर होम को इसकी ज़िम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। वो इमाम से कह रहा था और इस सारी गुफ्तगू के दौरान सालार सिकंदर एक लम्हे के लिए भी इस बच्ची को गोद लेने के ऑप्शन पर सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ इस बच्ची की बेहतर निगहदाश्त चाहता था, इसके लिए रुपया खर्च करने के लिए तैयार था। उसका ख्याल था कि वो पाकिस्तान में क़याम के दौरान ही चुन्नी के लिए कोई बेहतर जगह तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। ये ख्याल पहली बार उसे घर में हमीन को आया था, जो दूसरे दिन इमाम से चुन्नी के बारे में नाम पूछने की जद्दोजहद कर रहा था। मुझे याद ही नहीं रहा था तुम्हारे बाबा से इसका नाम पूछना। इमामा को उसके पूछने पर याद आया। सालार इस वक्त घर पर नहीं था। चुन्नी, इमामा और तीनों बच्चों के साथ लाउंज में थी, जहाँ वो अनाया के थमाए हुए कुछ खिलौनों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। उसके सर और जिस्म पर मौजूद एलर्जी पर वो क्रीम लगा चुकी थी, जो इमामा थोड़ी देर पहले उसे डॉक्टर को दिखाकर तशख़ीस कराने के बाद लेकर आई थी। कहना ही नेम हर। हमीन ने माँ की बात के जवाब में उसे तजवीज़ पेश की। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। इससे कुछ फासले पर एक किताब पढ़ते हुए जिब्रील ने जैसे उसे लगाम डालने की कोशिश की। क्यों? हमीम ने अपना पूरा मुंह और आंखें बेवक्त पूरी तरह खोल दी। इन्हें गोल करते हुए ताज्जुब की इंतहा पे पहुँचते हुए उसने कहा, क्योंकि इसका पहले ही एक नाम होगा। जिब्रील ने उसी ठंडे अंदाज में उसे जवाब दिया था, ऐसे जैसे उसे हमीन की कमकड़ी पर अफसोस हो रहा। तुम्हें इसका नाम पता है? तड़ाक से अगला जवाब जिब्रील की तरफ उछाला गया था। नहीं, जिब्रील गड़बड़ाया, मुझे इसका नाम नहीं पता। हमीन ने इसी अंदाज